Hello students, myself दीपक कुमार जैन, DKJ, फिजिक्स फैकल्टी, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। मैं यहाँ आपको 25 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 जेई मेंस के सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है और हमें स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि जब रोड को फ्रीली हीट करते हैं तो उसमें कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। तो जब अपन रोड को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। अब उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन अगर अपन ने उसको रोका हुआ नहीं है, दोनों तरफ दीवार नहीं लगा रखी है, तो जिस लेंथ पर वो रहना चाहता है उस लेंथ पर वो है। यानी 100 सेंटीमीटर अगर उसकी लेंथ थी और हमने टेम्परेचर बढ़ाकर 101 कर दिया, लेकिन किसी भी तरफ दीवार नहीं है, तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। जिस लेंथ पर वो रहना चाहता है उसी पर वो है, इसलिए कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। मान लो अगर अपन उस पर रोड लगा देते, रोड के दोनों तरफ दीवार लगा देते, तो फिर क्या होता, 100 सेंटीमीटर पे दीवार लगा देते तो रहना तो उसको 101 पर है, नए टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पर, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती 100 पे रखा हुआ है, तब उसमें स्ट्रेस डेवलप होता। तो इसलिए जैसा इसमें लिखा हुआ है कि कोई थर्मल, इसमें कोई नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप, हाँ, क्योंकि वो फ्री है। और सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऑन हिटिंग द लेंथ ऑफ द रोड इंक्रीज, हाँ, लेंथ जो है उसकी इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कि स्ट्रेस इसलिए डेवलप नहीं हुआ। स्ट्रेस इसलिए डेवलप नहीं हुआ उसमें क्योंकि उसे जिस लेंथ पर जाने दिया जा रहा है वहीं उसको रहना है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और इस बार इसमें डायमीटर भी दिया हुआ है। जब भी डायमीटर दिया हुआ होगा तो आप पहले क्या निकालेंगे, एंड करेक्शन। तो इसका एंड करेक्शन कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 0.3D से अपन एंड करेक्शन लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 0.3 एंड D। तो D की वैल्यू लिखे अपन यहाँ पे, तो 0.3, ये 0.3 और डायमीटर कितना हो गया इसका, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने को इसका एंड करेक्शन पता लग गया। तो एंड करेक्शन की वैल्यू कितना हो गया, 6 इंटू 0.3 यानी 1.8 सेंटीमीटर। अब क्या है, फर्स्ट रेजोनेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें ये ट्यूब बना दी अपन ने। और फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब क्या है, फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब ये फर्स्ट रेजोनेंस वाली स्थिति हो गई और ये है इसमें वाटर कॉलम। अब इसमें मार्किंग कहां से हो रही है, मार्किंग इस वाली पोजीशन से। अब λ/4 तो अपन यहां से यहां तक लिखते हैं, ये वाली जो लेंथ है ये है λ/4। अब मार्किंग जो होगी उसमें जो L1 रीड करेगा वो L1 तो ये वाला रीड करेगा, तो साथ में ये एंड करेक्शन E और हो गया। तो λ/4 को अपन किसके बराबर लिखेंगे, L1 प्लस E। तो λ/4 को लिख दिया अपन ने यहाँ पे L1 प्लस E और E की जगह लिख दिया 0.3D और E की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल दी। तो इससे अपन इस तरह से लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने पर इसकी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी यहां से 14.86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सैटेलाइट दिए हुए हैं और उनके मास दिए हुए हैं 200 kg एंड 400 kg और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ और उनकी हाइट दे रखी है। देखो हाइट दे रखी है सरफेस से, तो सेंटर से डिस्टेंस के लिए क्या करोगे आप, उसमें रेडियस ऐड करोगे। तो टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला आपको पता होगा, टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है 4π² GM, 4π² GM और इंटू R3। अब जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे स्मॉल r की वैल्यू, ये बनेगी R प्लस H, यानी सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस R और प्लस H। तो दोनों बार H1 H2 दिया हुआ है अपने को, एक है 600 और एक है 1600। तो यहां से 6400 में 600 जोड़ दिया पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में 1600 जोड़ दिया और ये दोनों वैल्यू यहां डाल दी। तो अपने पास देखो दोनों टाइम निकाल सकते हैं, TAB और TBB। तो हमसे TA माइनस TB का डिफरेंस पूछा है, तो इधर लिखा हुआ है ये। तो TA माइनस TB के लिए T का जो वैल्यू निकाला अपन ने, इसमें T2 T1 के लिए R2 R1 की वैल्यू डाल दी, तो इससे अपने को T2 माइनस T1 का वैल्यू पता लग जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलें, तो नेक्स्ट में देखें आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात चल रही है। इसमें आप देखें कैपेसिटेंस है C, इंडक्टर है L, रेजिस्टेंस दो जगह पर है R। पर अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये वाली जो की है इसमें डॉट नहीं लगा हुआ है। अगर की में ऐसे यहां पर साथ में डॉट लगा हुआ होता तो वो क्लोज होती, लेकिन ये तो ओपन है। अब ये ओपन है तो इस 40 ओम वाले में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो यहां से यहां पर चला जाएगा। अब करंट यहां से यहां पे चला जाएगा तो देखो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओमेगा दिया हुआ है 100 और उसके अलावा ये वोल्टेजेस दिए हुए हैं कैपेसिटर पे, रेजिस्टेंस पे और इंडक्टर पे। तो पहले रेजिस्टेंस पे V बराबर IR लगा करके अपन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से V बराबर IR से वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 15 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 60, तो IRMS पता लग गया। अब IRMS तो पूरे सर्किट का वही रहेगा क्योंकि सीरीज RLC सर्किट है, तो यही वैल्यू अपन ने एक बार इंडक्टर के अक्रॉस लगा दें और एक बार कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस लगाएं तो क्या बनेगा, VL बराबर
आई इंटू एक्सएल या IRMS इंटू एक्सएल। तो IRMS की वैल्यू डाल दी यहां से अपन ने 1/4 और एक्सएल को लिख दिया ओमेगा एल। ओमेगा हमको दिया हुआ था तो उससे हमें एल पता लग गया। उसके अलावा ऐसे के ऐसे कैपेसिटेंस के क्रॉस लगा दो तो क्या लिखोगे, VC बराबर IRMS इंटू XC। तो VC की वैल्यू दे रखी 10 वोल्ट, IRMS 1/4 और XC को क्या लिखते हैं अपन 1/ओमेगा C। तो ओमेगा की वैल्यू डाल दी यहां से अपन ने 100, तो इससे अपन ने C की वैल्यू निकाल दी। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हुआ है, देखो 3 चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का चार्ज आप जानते हो E बोल सकते हो उसको, और मास है m। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम का सिंगली चार्ज पार्टिकल, इसलिए ड्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होगा E, लेकिन मास कितना होगा उसका 1s2 यानी 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना +2e, क्योंकि He2+ को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो +2e और मास कितना 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम है तो P बराबर mv से v वाली टर्म जो है वो सेम ले लेंगे। और हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, एक तो हमसे पूछा हुआ है स्पीड का रेशो, तो स्पीड के लिए क्या बोलेंगे अपन, स्पीड के लिए v बराबर P/m में P तो सेम हो जाएगा, तो बस मास की वैल्यू डाल दो। तो प्रोटॉन का मास m, ड्यूट्रॉन का 2m और अल्फा का मास कितना हो जाएगा 4m। तो यहां से V1 रेशो, V2 रेशो, V3 मिल गया अपने को। साथ में फोर्स का रेशो भी निकालना है, तो F बराबर क्या होता है QVB और V को क्या लिख सकते हैं अपन P/m। तो यहां से P तो सब में सेम, B सेम, तो Q/m का रेशो बच जाएगा। अब Q/m का वैल्यू डाल दो, तो Q/m में प्रोटॉन में Q ही रहेगा यानी E डाल सकते हो और M ही रहेगा, और ड्यूट्रॉन में Q की वैल्यू तो E और मास की वैल्यू 2m और अल्फा में 2Q और 4m, और यहां से हमने इसका रेशो निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, देखो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का सवाल है और इसमें स्पीच सिग्नल का वैल्यू बताया हुआ है कितना 2 किलोहर्ट्ज। अब आप जानते हो कि अगर हमको इस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज करके भेज रहे होते हैं। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी है यानी कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज को अगर आप किलोहर्ट्ज में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको आप किलोहर्ट्ज में अगर आप इसको लिख रहे हो तो किलोहर्ट्ज में बन जाएगा ये 1000 किलोहर्ट्ज। अब ये हो गया 1000 किलोहर्ट्ज ये वाला, और साथ में 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग भेज रहे होते हैं उसमें एक तो बनती है ओमेगा C प्लस ओमेगा M और एक बनती है ओमेगा C माइनस ओमेगा M। तो ओमेगा C प्लस ओमेगा M कितना हो जाएगा 1000 जो है वो तो हो गया ओमेगा C और ओमेगा M की वैल्यू है 2, तो 1000 प्लस 2 यानी 1002, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1002 किलोहर्ट्ज, और ये वाली कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 2 दैट इज 998 किलोहर्ट्ज। और अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, हमें पूछा हुआ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी चाहिए अपने को, इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना हो गया 4 किलोहर्ट्ज। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है, द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आर, तो ये साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकाल दी अपन ने 1002 एंड 998 किलोहर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और 2 भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम पीरियड के लिए बोला हुआ है अपन से 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, 2π√L/g। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड दे रखी है और लेंथ जो है उसका 2 मीटर दिया हुआ है, तो जी की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो जी प्लैनेट कैलकुलेशन करके अपन ने जी की वैल्यू निकाल ली। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्रू गेज की बात चल रही है, लेकिन इसमें आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रखा अपन ने तो ये 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन लाई कर रहा है। आप देखते होंगे स्क्रू गेज आपने देखा हो तो उसको जब हम घुमाते हैं तो घुमाने के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है, पहले नीचे की तरफ जा रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट रखने के पहले ही अगर उसमें 8 डिवीजन की रीडिंग आ रही है तो और नीचे की तरफ है, इसका मतलब बताओ कैसी एरर रही होगी, पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर है क्योंकि घूमने पर नीचे की तरफ जा रहा होता है ना, तो पहले से ही उसमें जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। तो अब हम जब रीडिंग ले रहे हैं तो बाद में जब आंसर निकालेंगे तो ये एरर हमें सब्ट्रैक्ट करनी रहेगी। अच्छा, अब हमने जो ऑब्जेक्ट लिया उसको जोस के बीच में रख दिया तो क्या रीडिंग आ रही है, फर्स्ट लीनियर स्केल इज क्लियरली विजिबल। इसका मतलब 1 और लीनियर स्केल पे 1 mm रीड कर रहा है, तो इसका मतलब 1 mm तो ये वाली रीडिंग हो गई। प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, वो है 72 डिवीजन। तो 72 इंटू लीस्ट काउंट, तो 72 इंटू लीस्ट काउंट ये हो गई रीडिंग। ये डायमीटर की रीडिंग आई है, लेकिन अभी हमें इसमें एरर माइनस करनी है, तो इसमें से एरर माइनस करें तो 8 इंटू लीस्ट काउंट माइनस कर दिया, तो यहां से ही डायमीटर मिला। अब देखो इन्होंने रेडियस और डायमीटर दोनों के ऑप्शन दिए हैं। कई लोग जल्दीबाजी में डायमीटर पे टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान दें क्वेश्चन में हमसे रेडियस पूछा है इसलिए इसका हाफ कर दिया अपन ने। तो इसमें एक तो एरर पे ध्यान देना था आपको कि एरर जो है वो किस तरह की है, तो एरर इसमें पॉजिटिव एरर थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है,
दो डायोड दिए हुए हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y के बीच में अपन ने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब हमने जब यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जब करंट फ्लो होगा, x वाली साइड को पॉजिटिव टर्मिनल बोला हुआ है उन्होंने, तो x वाली साइड अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से जब करंट जाएगा तो D2 तो रिवर्स बायस है, इसमें तो जाएगा नहीं, D1 वाले में जा रहा होगा। तो कुछ नहीं के रखा होता है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको आइडियल डायोड लेते हैं। तो अगर आप इसका जीरो रेजिस्टेंस लेते तो सीधा आप बोल देते 5/10, इसका मतलब कितना 1/2 एम्पियर। 0.5 भी इसमें ऑप्शन है, लेकिन आप देखें कि सिलिकॉन के लिए आप जानते होंगे कि सिलिकॉन के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट का होता है और यहां वो वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन में छोटी सी अवेयरनेस ये रखनी थी कि सिलिकॉन के अक्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, तो 5 में से 0.7 तो यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचेगा अपने पास 0.7 के अलावा जो एक्स्ट्रा बचेगा अपने पास वो कितना बचा 4.3, तो 4.3/10, इसका मतलब इससे करंट आ गई। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था आपको कि जनरली कुछ नहीं कर रखा हो तो हम डायोड को आइडियल डायोड लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो है सिलिकॉन जानकर के शब्द यूज किया और जर्मेनियम का जैसे आप जानते हो 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, तो उन वैल्यू का यूज करने का उन्होंने चेक किया था। ऑप्शन दोनों दिए थे तो थोड़ा सा अलर्ट रहना था कि हमें सिलिकॉन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, और इन दोनों को हमने एक्सेलरेट किया कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हमसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं कैसे, h/p यानी h/√2m k, और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं q इंटू वी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख दी अपन ने यहां से q इंटू वी। अब हमसे लेमडा का रेशियो पूछा है, तो इनमें दोनों अलग अलग पार्टिकल का m और q अलग अलग होगा लेकिन v तो सेम होगा। तो अगर अपन लिखें लेमडा p बाई लेमडा अल्फा तो इनवर्स रेशियो में चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा, p प्रोटॉन ऊपर है तो नीचे मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा नीचे है तो मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा। अब इसकी वैल्यू अगर आप डालेंगे तो चार्ज मास ऑफ अल्फा में क्या लिखोगे 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ अल्फा में क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ अल्फा में 2 टाइम 2e। अब ऊपर और नीचे से बाकी वैल्यू कैंसिल हो गई तो एक्स्ट्रा कितना बचा रह गया √8, और √8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2, तो ये रेशियो मिल गया आपने को इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एक डायटोमिक गैस दी हुई है, डायटोमिक गैस का सीपी और सीवी भी उन्होंने दे दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अपने को, कांस्टेंट प्रेशर पर हमें रेशियो पता लगाना है। तो कांस्टेंट रेशियो प्रेशर होने से क्या हुआ, हमें इससे dq की वैल्यू पता लग गई, बाकी du और dw तो हम लिख ही देते, dw भी पता लग गया साथ में कांस्टेंट प्रेशर पर। तो क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, du तो हम जानते हैं हमेशा हर एक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T, और कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए dq क्या होता है NCP डेल्टा T, और वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पर PdV में P बाहर तो P डेल्टा V, और P डेल्टा V किस में कन्वर्ट हो जाएगा NR डेल्टा T में। तो इन तीनों का रेशियो निकाल दिया अपन ने, तो यहां से du dq dw आ गया। तो सवाल की विशेषता क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर पर हमको ये वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर सवाल है, एक इंजन का ट्रेन वाला जो पार्ट है वो जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इससे हमें पता लगा कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a का हम यूज कर सकते हैं। अब हमें इसकी वेलोसिटी दे रखी है कि विद वेलोसिटी u एंड v, विद वेलोसिटी v, तो आगे वाला पार्ट का वेलोसिटी u है और जब ये एंड वाले पोजीशन पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v है। तो अपन क्या करें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगा दे 2 बार। कहां से कहां के लिए, स्टार्टिंग से मिडिल वाले पार्ट के लिए और मिडिल से एंड वाले पार्ट के लिए। अब जब हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s यूज कर रहे हैं तो इसमें जो वेरिएबल आए हैं उसमें a और x के अलावा ये जो मिडिल पार्ट की वेलोसिटी निकालनी वो भी वेरिएबल है। लेकिन जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और सीधा मिडिल पार्ट की वेलोसिटी हमको पता लग जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस निकालनी है अलग अलग वैल्यूज की। तो सबसे पहले जैसे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला जानते हो आप, E इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को आप कैसे लिख सकते हो, न्यू को लिख सकते हो आप HC बाई लेमडा। तो यहां से अगर अपने को अभी किसकी निकालनी है, प्लांक कांस्टेंट यानी H की, तो H को कैसे लिख सकते हैं अपन, H बराबर हो गया अपने पास E लेमडा अपॉन C, ये H की वैल्यू हो गई। अब E की डायमेंशन आप जानते हो एनर्जी की, क्या बन जाएगी एनर्जी की डायमेंशन, ये हो जाएगी m1l2t-2, वर्क की ही डायमेंशन हो जाएगी। तो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी तो इसको लिख दिया अपन ने m1l2 और t-2, और उसके अलावा लेमडा यानी लेंथ वाला पार्ट हो गया, और लेंथ वाला पार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको अपन l की पावर 1, और c यानी स्पीड यानी lt-1। तो इससे अपन ने h की डायमेंशन निकाल दी। बाकी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन तो अपन ने एनर्जी की डायमेंशन यहां लिखी ही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हो गई। और उसके अलावा मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं lt-1, और
एक पार्ट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की कैसे लिखेंगे आप, W बराबर क्या लिखते हैं अपन, Q इंटू वी। W बराबर Q इंटू वी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। तो W को क्या लिख देंगे अपन, एनर्जी की डायमेंशन यानी M1L2T माइनस 2, और Q क्या लिखेंगे, I इंटू टी। आई के फॉर्म में दिया हुआ है, आई के फॉर्म में एक ही ऑप्शन है तो सीधा वही वाला यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डिस्टेंस पर है, एक 0.05 मीटर पर और एक 0.2 मीटर पर। क्या रेशो दिया हुआ है अपने को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का, 8:1। आप जानते हो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI r²/2 अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये बी का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब दोनों केस में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो रेडियस तो सेम ही है, तो म्यू नॉट NI r² और 2 तो सेम में प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा। तो अगर अपन B1/B2 लिखेंगे तो सिर्फ बचा रह जाएगा क्या, r² प्लस x² की पावर 3/2। तो B1 लिखेंगे अगर तो उसमें x1 वाला पार्ट नीचे आएगा और 2 लिखेंगे तो x2 वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। अब रेडियस वाली टर्म सेम है लेकिन x1 x2 की वैल्यू 0.05 और 0.2 है, फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इससे हमको रेडियस की वैल्यू पता लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल केविटी वाला सवाल है जिसमें अपन केविटी कर देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले ये जो पूरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसके कारण O जो सेंटर है इसका, यहां से 3r डिस्टेंस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लिखेंगे अपन, पूरे सॉलिड स्फीयर को एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं अपन, तो m इंटू E और ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, Gm अपॉन और डिस्टेंस है 3r, तो 3r का होल स्क्वायर दैट इज 9r²। अब जब हमने इसमें केविटी कर दी तो केविटी करने के बाद क्या होगा, कैसे करते हैं अपन केविटी वाली स्थिति में, इसी को प्लस m से भर दें और इसी को माइनस m से खाली कर दें। यानी पहले अपन ने इसको पूरा भर दिया, तो इस वाले को पूरा भर दिया अपन ने, अगर यहां से इस वाले को पूरा भर दिया अपन ने ऐसे और इसी को खाली कर दिया अपन ने, तो ये पूरा भर दिया और प्लस ये वाला पोर्शन खाली कर दिया। कितना रेडियस का, ये वाला r/2 वाले रेडियस का। तो इसका मास तो m ही था लेकिन इसका मास निकाल सकते हैं अपन, तो इसका मास जो है वो कितना आ जाएगा, m/8। क्यों आ जाएगा, क्योंकि रेडियस है इसकी r/2, तो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब से मास हो जाएगा m/8। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला पोर्शन खाली करेंगे अपन तो ये टर्म बन रही होगी। अब इस वाले पॉइंट मास पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसे कैसे लिखेंगे, m इंटू ई, तो m इंटू Gm अपॉन 3r का होल स्क्वायर। और फिर दूसरे वाले के लिए लिखें इसके कारण, यानी यहां पर जो माइनस m/8 मास है उसके कारण लिखें, तो बताओ उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या बनेगी। अब सेंटर कौन है, B, तो B से डिस्टेंस कितनी बनेगी, इसकी खुद की रेडियस है r/2 और टोटल था 3r, तो 3r में से r/2 गया तो कितना बच गया, 5r/2, तो ये हो गया 5r/2 का होल स्क्वायर। तो ये अपन ने F2 की वैल्यू लिख दी। और हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, F1:F2, तो कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आ गई अपने पास। और इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो रेडियो एक्टिविटी की बात चल रही है। 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इनिशियली उसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई N1 और N2 दिए हुए हैं। और हमें क्या बताया हुआ है, सबसे पहले बताया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ X इज हाफ द हाफ लाइफ ऑफ Y। तो X की हाफ लाइफ को अपन ने Y की हाफ लाइफ का आधा लिख दिया। पहली इंफॉर्मेशन ये थी। यहां से हमें लेमडा की इंफॉर्मेशन मिल गई जो हम आगे यूज कर सकते हैं। तो T बराबर ln2 बाई लेमडा, ln2 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 1/λx और ये हो गया 1/2λy। तो यहां से ये λx और λy में एक रिलेशन हमको मिल गया। अब कितने समय बाद बताना है अपने को, आफ्टर 3 हाफ लाइव्स ऑफ y। तो 3 हाफ लाइव्स ऑफ y यानी ये वाली वैल्यू T बराबर 3Ty बाद। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या लिखनी है अपने को किसी जनरल टाइम पर, तो कैसे लिखेंगे, nx बराबर शुरू में अगर n1 है तो n1 और इंटू e पावर माइनस λ1 और इंटू t। तो इसमें वैल्यू डालें अपन, एक बार nx के लिए एक बार ny के लिए। तो इनिशियली इसके अपन ने n1 बोले हुए हैं x के और y के n2 बोले हुए हैं, तो यहां लिख दिया n1 इंटू ई पावर माइनस λx और इंटू टाइम। सेम टाइम पर कंपेरिजन कर रहे हैं तो टाइम तो दोनों जगह सेम आ जाएगा, 3ty और 3ty। और हमें बोला हुआ है कि इन दोनों की जो संख्या है वो सेम हो गई, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया nx और ny। फिर इसको सोल्व करने पर अपने को n1/n2 का वैल्यू पता लग गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। इसमें क्या दिया हुआ है अपने को कि ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन और इसकी सभी साइड इक्वल हैं। तो हमें समेशन पूछा है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इन सब का। और इसमें हमें यह भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि AO वेक्टर की वैल्यू कितनी है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या बोल सकते हैं, जैसे ये O है तो O से A की तरफ में अगर ऐसे वेक्टर बनाऊं OA वेक्टर, ऐसे ही O से B की तरफ वेक्टर बनाऊं OB वेक्टर, फिर OC वेक्टर, फिर OD वेक्टर, ऐसे अगर मैं सभी को बनाऊं
OE, OF, OG, OH और OA वेक्टर को मान लो मैं ऐसा करता हूं, A वेक्टर नाम दे देता हूं, तो OA वेक्टर प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH, इन सबका मिला करके रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि सब आमने सामने वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन सबका मिलाकर रिजल्टेंट 0 हो गया। और मैंने क्या किया, OA वेक्टर का नाम डाल दिया A वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस EFGH बाई 8, इन सबका मिलाकर जो समेशन है वो 0 के बराबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जैसे AB वेक्टर। अब AB वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ OA एंड OB, तो AB वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB को भी मैंने नाम दिया हुआ है B वेक्टर, तो इसको लिख दिया मैंने क्या, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो हमें यहां लिखना था AB वेक्टर, तो यहां पे लिख दिया मैंने क्या, AB वेक्टर की जगह यहां पे B वेक्टर माइनस A वेक्टर, AC की जगह लिख दिया, AC की जगह C माइनस है, AD की जगह D माइनस है, AE की जगह E माइनस है, ऐसे ही F माइनस है, G माइनस है और H माइनस है। अब क्या है कि B C D E F G H ये तो सारे आ गए, और A वाले कितने बने देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो गया 7A। अब ये वाली वैल्यू कहां से मिलेगी अपने को, ये वाली जो शुरू में अपन ने ये वाले टर्म बनाया था ना रिजल्टेंट, यहां से मिलेगी ये वाली वैल्यू। तो यहां से क्या मिला अपने को, B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H बराबर 0 से 8 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, और A इधर की तरफ आया तो माइनस A हो गया, तो यहां डाल दिया अपन ने ये माइनस है और ये माइनस 7 है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, माइनस 8A वेक्टर। A वेक्टर किसको बोला मैंने, A वेक्टर बोला मैंने OA वेक्टर को, तो ये हो गया माइनस 8 इंटू OA वेक्टर यानी A वेक्टर, और OA को अपन क्या बोल सकते हैं, माइनस को अंदर भेजे तो AO वेक्टर, तो ये बन गया 8 इंटू AO वेक्टर, और AO वेक्टर की वैल्यू डाल दी वहां से अपन ने, तो ये हो गया अपने पास 8 टाइम्स हो गया उसकी वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमें दिया हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट 2gm अपॉन आर। अभी जो रूट 2gm अपॉन आर होता है इस फॉर्मूले में ये जो m है, क्या बता सकते हो ये m किसका मास आता है, जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है उसका मास आता है, जो चक्कर काट रहा है उसका मास नहीं आता। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला हुआ है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ए एंड बी आर सेम, हाँ क्योंकि प्लैनेट का मास, ये प्लैनेट का मास है, प्लैनेट की रेडियस है, तो जिसको फेंकना है उसका तो मास ही नहीं आ रहा है, तो बट ए एंड बी आर ऑफ अनइक्वल मास, हाँ उनका मास अनइक्वल होने दो, वो इस पिक्चर में आ ही नहीं रहा है, और रीजन में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड रेडियस मस्ट बी, तो उसका मास जो पिक्चर में नहीं आ रहा, तो स्टेट रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो गया और एसर्शन जो है वो करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें क्या दिया हुआ है, t बराबर 0 t बराबर इनफाइनाइट का हमसे इंफॉर्मेशन पूछा है, तो आप जानते हो जैसा कि t बराबर 0 पर बताओ इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे कैपेसिटर तो वायर की तरह बिहेव करता है, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इसको आप ओपन सर्किट बना दो, इसको ओपन सर्किट बना दोगे तो ये डायग्राम बन जाएगा। अब इस वाले डायग्राम में यहां से जो भी करंट आएगा, यहां जो करंट आएगा उसको अगर मैं I1 कहूं तो वही I1 यहां से आएगा, तो इन दोनों को आप सीरीज में बोल सकते हो। ऐसे ही इधर की तरफ से जो करंट आएगा उसको I2 कहूं तो वही करंट इसमें आएगा, इसको सीरीज में बोल सकते हो। तो 5 और 1 6 ये सीरीज में हो गया, और 5 और 4 9 ये सीरीज में हो गया, फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6 ये आर इक्वलेंट हो गया, E अपॉन आर इक्वलेंट से हमने करंट की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें कब निकालना है, t बराबर इनफाइनाइट पर, t बराबर इनफाइनाइट पर इंडक्टर जो है वो वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हमने वायर से रिप्लेस कर दिया, ये वायर हो गया। अब देखो इस पॉइंट का नाम मान लो मैं अगर a देता हूं, इस वाले पॉइंट का, तो इसको भी a बोल सकता हूं, और यहां से ये a बना, ये वाला a बना, ये वाला पॉइंट भी a बना, ये बन गया a, और ये हो गया a, और इसके अलावा ये भी हो गया a, है ना। अब यहां इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया b और इसका दे दिया c, तो आप देखो ये b और a के बीच, और ये वाला और ये ऊपर वाला भी b और a के बीच, तो ऊपर वाले दोनों पैरेलल में हो गए, 5 इंटू 5 5/2। ऐसे ही ये c और a के बीच और c और a के बीच ये भी पैरेलल में हो गए, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 यानी 4/5। अब उन दोनों का मिलाकर इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन ने कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर उन दोनों का मिलाकर नेट सीरीज में इक्विवेलेंट निकल गया, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। तो यहां से अपने को करंट की वैल्यू पता लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 2 कोरेंट लाइट सोर्स दिए हुए हैं, उनका इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है I1 अपॉन I2, और वो कितना दिया हुआ है, I1 अपॉन I2 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2x, तो I1 अपॉन I2 लिख दिया मैंने यहाँ पर 2x। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें बोला हुआ है Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin, तो Imax का फॉर्मूला जानते हैं आप, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, Imin का फॉर्मूला रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, और
I1 बाई I2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को 2x, तो यहां से अपन ये रेशियो में वैल्यू डालें तो रूट ऑफ I1 बाई I2 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2x। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दी तो बन गया रूट ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर और रूट ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दिया तो रेशियो से अपने पास ये आंसर आ गया, यह है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में, ट्रांसमिटिंग स्टेशन रिलीजेज वेव ऑफ वेवलेंथ 960 मीटर, और इसमें कैपेसिटर दिया हुआ है अपने को और रेजोनेंट सर्किट दिया हुआ है, यानी रेजोनेंस की बात चल रही है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जानते हैं आप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बराबर 1/√LC। अब हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2πf। अब सेल्फ इंडक्टेंस यानी सेल की वैल्यू निकालनी है तो हमें एफ की वैल्यू डालनी रहेगी, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एफ लेमडा। अब देखो दो बार सी आ रहा है यहाँ पर, एक कैपेसिटेंस का सी और एक लाइट की स्पीड वाला सी। तो ऐसा करो इसको C1 नाम डाल दो, ताकि उससे क्या होगा, इसका नाम अगर अपन ने C1 डाल दिया तो C1 डालने से वो C और ये C1 जो है वो मिक्स नहीं होंगे। इस सवाल में तो बस यही गलती हो सकती है मैक्सिमम कि आप C और C1 जो है उनको अलग अलग ना लिख पाए। तो यहां से F की वैल्यू लिख दी अपन ने, F बराबर क्या लिख दिया C1 बाई लेमडा, और C1 लाइट की स्पीड की वैल्यू डाल दी तो यहां से अपन ने L की वैल्यू निकाल ली। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड सवाल था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अपने को आई कैप और जे कैप वाली डायरेक्शन में, और उसके अलावा जो रेक्टेंगुलर सरफेस है उसका जो एरिया दिया हुआ है वो एक केस में YZ प्लेन के अलोंग दिया हुआ है। अब YZ प्लेन के पैरेलल है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स में भी दो ऑप्शन है, आई कैप और माइनस आई कैप, तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये आई कैप में है तो उसको भी हमने आई कैप में ले लिया। तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे अपन, फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया जब लिखेंगे तो पहले वाले केस में जो एरिया लेंगे अपन YZ प्लेन में है तो आई कैप वाला आएगा, तो 3/5 E नोट और इंटू ए, और ए की वैल्यू हो गई 0.2। और दूसरे वाले केस में देखें अगर आप, तो XZ प्लेन में है तो Y वाला एरिया आएगा, तो Y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसमें, तो 4/5 E नोट और इंटू 0.3, और इन दोनों का रेशियो निकाल लिया यहां से अपन ने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात चल रही है, जिसमें ऐसा बोला हुआ है कि प्रेशर वॉल्यूम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया, जिसमें अपन ने क्या है, P बराबर KV क्यूब दिया हुआ है, तो KV क्यूब दिया हुआ है, तो इसमें अपन कंपैरिजन करें V की पावर -3 को इधर की तरफ ले जाए तो ये बन गया PV की पावर -3 बराबर K। तो यहां से अगर PV की पावर x से कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3K। और x के टर्म में अपन ने वर्क डन का फॉर्मूला याद कर रखा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, क्या है फॉर्मूला, -nr डेल्टा T अपॉन x -1। तो x की जगह डाल देंगे अपन यहाँ पर -3, और डेल्टा T यानी टेम्परेचर का डिफरेंस, तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो चाहे केल्विन में, डिफरेंस तो 200 ही आएगा, तो यहां पर अपन ने 200 वैल्यू डाल दी, इससे अपने को वर्क डन की वैल्यू पता लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल मास है जिसको अपन ने एक रस्सी से घुमा रहे हैं। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं अगर अपन इसको, तो नीचे वाली पोजीशन पर क्या होता है, टेंशन मैक्सिमम होता है, तो ये है Tmax, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो है mg, और यहां पर वेलोसिटी जो है उसको अगर अपन v1 बोलें तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे इक्वेशन, Tmax माइनस mg बराबर mv²/L। और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें अगर अपन, तो हाईएस्ट पॉइंट पर कैसे लिखेंगे, नीचे की तरफ जो मास है वो mg और टेंशन T2, और यहां की वेलोसिटी को अगर मैं v2 लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, mg प्लस T2 बराबर mv²/L। इससे अपने को Tmax और T मिनिमम दोनों की वैल्यू पता लग गई। उसके अलावा v1 v2 को कैसे रिलेट करेंगे अपन, एनर्जी कंजर्वेशन से, तो यहां दोनों जगह पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया अगर अपन, तो ये हो गया अपने पास क्या, K इनिशियल U इनिशियल बराबर K फाइनल U फाइनल। तो K इनिशियल में क्या वैल्यू लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, हाफ m इंटू V1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर V1, तो हाफ m इंटू V1 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ले ली अपन ने 0, और यहाँ हो गया हाफ m V2 का स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, mgh यानी mg इंटू 2L। इस तरह से अपन ने V2 और V1 को रिलेट कर दिया। तो V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 डाल सकते हैं अपन यहाँ से, या V1 की वैल्यू जो है वो V2 के टर्म्स में डाल सकते हैं। फिर इन दोनों का रेशियो निकाला अपन ने, तो Tmax बाई T मिनिमम का रेशियो दिया हुआ है 5:1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपन को इससे वेलोसिटी पता लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पोटेंशियोमीटर जो जितने भी आपने देखे हैं उसमें क्या होता था कि एक सिंगल वायर का ही यूज किया करते थे। तो सिंगल वायर का यूज करते थे, उससे क्या होता था कि उसी में आप लेंथ मेजर कर लेते थे। लेकिन मान लो कि जिस वुडन पार्ट पे आपने वो वायर लगा रखा है वो 100 सेंटीमीटर लंबाई का है, लेकिन आपको तो 500 सेंटीमीटर लंबाई या 1000 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर लेना है, तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे उसी पर इस तरह से वायर बढ़ा सकते हैं आप, 100 सेंटीमीटर के वायर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो उससे आप टोटल लेंथ 500 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। तो इसमें इस तरह से ये लेंथ दे रखी है इसे बहुत सारी। अब
हम अगर किसी ईएमएफ को बैलेंस कर रहे हैं तो ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, ई बराबर एक्स इंटू एल। अब ई बराबर एक्स इंटू एल में जो एक्स है वो तो बदलेगा नहीं, तो अगर आप E1 बाई E2 करोगे तो L1 बाई L2 आ जाएगा। तो आपको इस सवाल में सिर्फ लेंथ मेजर करना है। तो लेंथ कैसे नापेंगे, देखो हर एक पार्ट की लेंथ दे रखी है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये है पहला 100, ये दूसरा 200, ये तीसरा 300 और प्लस इधर से 20 तो इधर से 80 हो गया तो 380। तो L1 की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, 380। फिर ऐसे ये वाला लेंगे अगर अपन तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये तो कंप्लीट हो गए 700 और इधर से 60 यानी 760। तो ये हो गया x L2 में L2 की वैल्यू 760। तो E1 बाई E2 का वैल्यू निकाल लिया। कई लोग डायग्राम देखकर डर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज सिर्फ इसमें लेंथ ही अपने को देखनी है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इमेज के बारे में बता रखा है कि सेम साइज की इमेज मिल रही है। कब, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को या तो 20 सेंटीमीटर पे रखा या 10 सेंटीमीटर पे रखा। तो लेंस में अगर दो केस में अपने को सेम साइज की इमेज मिल रही होगी तो उस वाले केस में क्या होगा, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है O1 और दूसरे वाले केस में यही ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हुआ है, एक बार 10 सेंटीमीटर पर और एक बार 20 सेंटीमीटर पर। तो सेम मैग्निफिकेशन मिलने का मतलब क्या है, एक बार तो इमेज जो है वो रियल बन रही होगी और एक बार इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही होगी। इसका मतलब मेन लाइन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्निफिकेशन बन रहा होगा उसमें दोनों का वैल्यू में साइन का डिफरेंस रहेगा। साइज भली से इमेज की सेम है लेकिन एक केस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही होगी और एक केस में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही होगी। तो मैग्निफिकेशन के साइन में माइनस का साइन आना है। अगर आपने माइनस नहीं भी लिया ना तो एफ कैलकुलेशन पे 0 आ जाएगा, तो आपको अपने आप ही हिंट लग जाएगा कि यहां पर माइनस आना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में आप इसको 1/v/1/f से भी कर सकते हो, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है f अपॉन f प्लस u तो उससे भी कर सकते हो, क्योंकि v निकालने की जरूरत इसमें फिर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ f अपॉन f प्लस u में अपन ने u की वैल्यू डाल दी। एक केस में 10 था और लाइट यू आ रही तो वाली डायरेक्शन प्लस x होगी, तो u की वैल्यू एक केस में -10 और एक केस में -20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेन बात इस क्वेश्चन में जो ध्यान देनी थी कि सेम मैग्निफिकेशन है लेकिन एक केस में रियल की रियल बन रही है और एक केस में रियल की वर्चुअल बन रही है, तो इस कारण से साइन जो है वो यहाँ पर माइनस का आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बहुत ही पॉपुलर सवाल आता जाता रहता है। तो इसमें क्या है कि 512 ड्रॉप है, 512 ऐसी ड्रॉप्स हैं और उन सबको कंबाइन करके हम एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो बड़ी ड्रॉप बनाने से उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। इस तरह के सवालों में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो चार्ज कंजर्वेशन और एक वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन लिखें तो ऐसी टोटल मिलाकर 512 ड्रॉप है, तो टोटल मिलाकर चार्ज हो गया इसका 512 क्यू। और दूसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं अपन, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है वो किसके बराबर करते हैं, 512 टाइम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। जनरली जो डिजिट दिया हुआ रहता है वो किसी न किसी का क्यूब रहता है, अगर कैलकुलेशन उनको फास्ट करानी है तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन हो गया, आर बराबर 8 स्मॉल आर। अब टोटल पोटेंशियल अगर आपको लिखना है वी डैश इसका, तो वी डैश बराबर क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब के क्यू अपॉन कैपिटल आर में क्यू की जगह क्या डाल दोगे आप, क्यू की जगह डाल दोगे 512 स्मॉल क्यू, और उसके अलावा आर की जगह क्या डाल देंगे अपन, 8 आर। तो यहां से ये 512 और 8 में ये 128 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 64 टाइम्स, और 64 ये, और साथ में 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, तो 64 और इंटू के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू क्या डाल सकते हैं आप, 2 वोल्ट। तो 64 इंटू 2 यानी कितना वैल्यू जाएगा, 128। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इंडक्टर कोयल दे रखी है और उसको हमने जिस सोर्स से ज्वाइन किया हुआ है वो 3T वाली वैल्यू वाला है। तो जैसे एक बैटरी लगा दी अपन ने यहाँ 3T वाली और एक इंडक्टर कोयल दे रखी है अपने को, तो इसमें अगर अपन इसके क्रॉस KVL लगाएं तो कैसे लिखेंगे, V बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी। तो V बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी में V की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे V वाली जो वैल्यू है उसकी जगह डाल सकते हैं अपन 3T और L डी आई बाई डी टी। तो V की जगह डाल दिया अपन ने 3T और dt को इधर की तरफ भेज दिया, तो ये हो गया अपने पास 3T dt बराबर L इंटू डी आई। इंटीग्रेट कर दिया तो यहां से आई की वैल्यू आ गई 3T स्क्वायर बाई 12, और हमसे पूछा एनर्जी स्टोर तो हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर, और जिस टाइम पे पूछा है उसमें T की जगह 4 डाल दिया, तो इससे हमें एनर्जी स्टोर की वैल्यू पता लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इसमें कंटेनर में मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसका मतलब F बराबर 3 इसकी वैल्यू है। अब क्वेश्चन में देखो मास थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, 4U, U के पीछे उन्होंने लगाया नहीं कि ये AMU वाला है कि किस तरह वाला है, तो ये हम वैल्यू जब आखिरी में जरूरत पड़ेगी तब अपने आप उस वैल्यू को यूज कर रहे होंगे अपन। तो कंटेनर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, फिर हमने इसको रोक दिया तो अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें, तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे, शुरू में जो गैस जा रही है, गैस के साथ कंटेनर जो जा रहा है वो
उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी F/2 nr T इनिशियल। फिर जब हमने इसको स्टॉप कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी F/2 nr T फाइनल। तो हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो इसको इधर भेज दिया, तो F/2 nr और इंटू T फाइनल माइनस T इनिशियल बराबर हाफ m गैस इंटू वी स्क्वायर। अब यहां से n की वैल्यू क्वेश्चन में हमको नहीं दे रखी है कि 1 मोल लेना है 2 मोल लेना है, तो वहां से अपन ने अपने आप समझ लिया कि जो मास दे रखा होगा वो मोलर मास के फॉर्म में होगा, और पूरा एनआर की जो वैल्यू है वो अपन ने यूज कर ली और मास की जगह 4u डाल दिया, तो उससे अपने को डेल्टा टी की वैल्यू पता लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है अपने को अल्फा अपॉन आर की पावर 10 माइनस बीटा बाय आर की पावर 5 माइनस 3, और हमसे पूछा हुआ है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगी। तो फोर्स कहां पर 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हमको पता हो तो F बराबर हम जानते हैं कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, माइनस du बाई डी आर। तो माइनस du बाई डी आर जो है ये फोर्स की वैल्यू आ गई, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करें, du बाई डी आर की वैल्यू निकालें और इसको 0 के बराबर करेंगे तो फोर्स जहां पर 0 होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो इसको अपन ने 0 के बराबर किया तो इससे अपने को आर की वैल्यू पता लग गई। तो 2 अल्फा बाई बीटा बराबर a बाई बी दिया हुआ है, तो a बाई बी से कंपेरिजन किया तो a बराबर 1 हो गया और b की वैल्यू 5 हो गई। तो जेईई मेन के इस पेपर में बहुत सारे चैप्टर उन्होंने मिस कर रखे थे और कुछ चैप्टर उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा में पूछ रखे थे, तो आपको हर चैप्टर की एक बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, यह हम इससे बता सकते हैं।